वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 14 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर करते हैं और हर एक वर्ड को कवर करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यार, अभी जो मैंने इकोसिस्टम के 2 वीडियोस बनाए ना उसमें लाइक बहुत कम है। ठीक है, तो प्लीज़ यार अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस कंटेंट को लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आता है तो, और इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, देखो एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो यार इन वीडियोज़ को ना आप डाउनलोड मत करा करो। ठीक है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके फिर देखते हैं। उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे जो वीडियो है ना उसमें व्यूज़ काउंट नहीं होते हैं। व्यूज़ काउंट नहीं होते तो यार मेरे को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो कंटेंट होते हैं, जो सिंपल पढ़ाई के कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो यार अगर ऐसा होगा ना कि वो डाउनलोड हो जाएंगे तो ना तो इससे मुझे कुछ रेवेन्यू मिलेगा, ना तो व्यूज़ मिलेंगे, ना तो चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर नई वीडियो बनाने में मतलब मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ ये कुछ रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को आप थोड़ा यार शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है एनर्जी फ्लो के बारे में, जो कि इकोसिस्टम के अंदर होता है। अब देखो, अर्थ में जितने भी इकोसिस्टम है, उनमें सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन। ठीक है, सूरज की जो रोशनी आती है वो ही सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ में सारे इकोसिस्टम में, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि होते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। जो समुद्र के नीचे जाके जो इकोसिस्टम होते हैं ना, वहां पे सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, तो वहां पे सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो फिर यहां पे कैसे एनर्जी बनती है, यहां पे एनर्जी बनती है केमिकल्स की मदद से, मतलब कीमोट्रॉपिज्म होता है। बाकी सारे इकोसिस्टम में सूरज की रोशनी ही सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब देखो, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। अब अर्थ में जितनी भी सोलर रेडिएशन पड़ती है ना, उस टोटल सोलर रेडिएशन का 50% से भी कम जो रेडिएशन है वो क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। मतलब ये जो PAR रेडिएशन होती है ना, इसी की मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, इतनी रहती है। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिकली बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फिक्स सन्स रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब आपको पता है प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की, सूरज की लाइट जो रहती है, सूरज की जो रेडिएशन एनर्जी रहती है उसकी मदद से क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से। जैसे कि प्लांट क्या करता है, वाटर लेता है, उसके अलावा CO2 लेता है, ठीक है, और क्लोरोफिल तो है ही उसमें, और सनलाइट रहती है, तो इनकी मदद से वो क्या करता है, अपना खाना बना देता है। अब प्लांट्स जो होते हैं ना वो कैप्चर करते हैं ओनली 2 to 10% ऑफ PAR। हमने क्या पढ़ा, जो PAR आती है ना अर्थ में, उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। अब इस PAR का भी सिर्फ 2 से लेके 10% जो होता है वो रेडिएशन प्लांट यूज करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। अब आप समझ रहे हो, सिर्फ ये 2 से 10% जो सोलर रेडिएशन यूज करता है ना प्लांट, उससे पूरी यहां पे दुनिया में लाइफ प्रेजेंट है। क्योंकि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी दुनिया में लाइफ रहेगी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। So it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through the different organism of an ecosystem। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये PAR था, इसका 2 से 10% जो है वो प्लांट यूज करता है, और ये हो गया प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाएगा, कुछ एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ये एनर्जी जाएगी जो कि कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर मतलब कि जो कि हर्बीवोर्स होंगे, जो कि प्लांट्स को खाते हैं, घास वगैरह को खाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फिर इसमें होगा एनर्जी का फ्लो, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सूरज की रोशनी है वो पहले प्लांट ने कैप्चर करी, प्लांट ने एनर्जी बनाई। अब ये जो एनर्जी प्लांट के अंदर बनी है ये कहाँ चली जाएगी, कंज्यूमर में चली जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, ये आगे ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ये आगे फ्लो हो जाएगी। इसके बाद ये जो कंज्यूमर है,
इसको कौन खाएगा? जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, मतलब जो कार्निवोर्स होंगे, जो मांस खाते हैं। तो यहां जो एनर्जी होगी वो यहां ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है? एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इकोसिस्टम में। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर ये जो प्लांट है, ठीक है, क्या बोला उस लाइन में? उस लाइन में बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि मान लो ये है हिरन, ये क्या है? हिरन है। तो हिरन तो डायरेक्टली फूड पे डिपेंड है, वो क्या बोल रहा हूं मैं, जो हिरन है वो तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए, है ना, डायरेक्टली उस पर डिपेंड है। और ये जो टाइगर है, मान लो ये टाइगर है, ये टाइगर इंडिपेंडेंटली डिपेंड है प्लांट पे फूड के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जब ये हिरन प्लांट को खाएगा तभी तो ये जो टाइगर है ये हिरन को खाएगा, है ना, तभी तो क्या होगा? एनर्जी का फ्लो यहां से यहां होगा। तो इसका मतलब टाइगर भी प्लांट पे डिपेंड है, बट इनडायरेक्टली। तो आप समझ रहे हो, अगर प्लांट खत्म तो ये खत्म, ये खत्म तो ये खत्म, सब कुछ खत्म, इसीलिए प्लांट इंपॉर्टेंट है। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। तो आपने देखा ना, ये यूनिडायरेक्शनल फुल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फर्दर, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इंपॉर्टेंट है, देखो जो इकोसिस्टम होता है ना, वो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, ठीक है, छूट प्राप्त करना किसी चीज से। तो इकोसिस्टम जो होता है ना, वो भी फॉलो करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, मतलब उसको भी इससे छूट नहीं मिल सकती। समझते हैं बात को? बट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है जब भी एनर्जी का फ्लो होता है ना, तो कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जब सोलर, ये जो एनर्जी यहाँ से प्लांट से इस हिरन में जा रही है, हिरन से इस टाइगर में जब ये एनर्जी जा रही है, तो कुछ एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्या होगा? हीट की फॉर्म में क्या होती रहेगी? लॉस होती रहेगी। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। एक मिनट मिटा देते हैं यार, ये तो बड़ा घिचपिच हो गया। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी नीट की? नीट ही कर रहे होंगे यार, क्योंकि ये तो आप 12th में होंगे तो ये नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 12th का तो सिलेबस में ये है ही नहीं, है ना। तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहो यार, और एनसीईआरटी पढ़ो बायो के लिए बस। अब आगे देखते हैं। दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटरैक्ट द यूनिवर्स टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। अब आप बात समझो, जो यूनिवर्स है ना हमारा, अगर उस यूनिवर्स के अंदर एनर्जी का फ्लो या एनर्जी का जो इनपुट है वो कम हो जाएगा, तो जो यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डरलीनेस की तरफ जाने लगेगा, मतलब वो स्टेबल नहीं रहेगा। बात को समझना, जैसे हमारा यूनिवर्स है, अगर इस यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी ना, तो क्या होगा? यूनिवर्स खत्म होने शुरू हो जाएगा, मतलब यूनिवर्स जो है स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए क्या बोला गया कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या होनी चाहिए? रेडिएशन कंटिन्यूअसली आनी चाहिए, मतलब जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली आते रहनी चाहिए, ठीक है। और इसी रेडिएशन की, जो सन से जो रेडिएशन आ रही है, इसी की मदद से क्या होता है? प्लांट जो होते हैं वो यहाँ पे क्या बना पाते हैं? एनर्जी बना पाते हैं। और प्लांट जो एनर्जी बनाते हैं, इन्हीं की मदद से पूरा जो हमारा दुनिया है वो बची हुई है, ठीक है। समझ गए? चलो अब आगे देखते हैं। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो इकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है ना, उसमें प्लांट को क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की मदद से कुछ प्रोड्यूस करते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, मतलब जो जमीन वाला इकोसिस्टम होता है, वहां पे मेजर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? हर्बीवोर्स एंड वुडी प्लांट्स। अब ये समझना, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो कि कुछ बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो वुडी प्लांट है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना कुछ बना देगा, जो भी एनर्जी वो बनाएगा, या बायोमास जो भी बनाएगा। और जो हर्बीवोर्स होते हैं वो किसे कंज्यूम करेंगे? प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे। और हर्बीवोर्स जब प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद वो हर्बीवोर्स भी क्या बनाते हैं? कुछ बायोमास बनाते हैं, तो वो भी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। Likewise, primary producer in aquatic ecosystem are various species like phytoplanktons, algae and higher plants. अब जो aquatic ecosystem होता है
वहां पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि छोटे छोटे प्लांट होते हैं। फिर एल्गी, जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है, या जो हायर प्लांट्स है, ये सब वहां पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए उनको वहां पे बोला जाता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है। यू हैव रीड अबाउट फूड चेन एंड वेब। आपने पढ़ा है फूड चेन और वेब के बारे में क्लास 10th में। फूड चेन तो एक चेन हो गई जिसमें घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया टाइगर ने। ठीक है। फूड वेब क्या होता है? जब कई सारी फूड चेन आपस में मिल जाती है तो वो बनाती है फूड वेब। तो यू हैव रीड अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, जिसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। Food chain, or rather webs, are formed such that an animal feed on a plant or on another animal and in turn is food for another. देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर है ना, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है, वैसे तो ये पता ही है आपको। ठीक है। प्लांट को कौन खाता है फिर? जो कि हर्बीवोर्स होते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स हो गए। तो क्या हुआ यहाँ पे हर्बीवोर्स का खाना प्रोड्यूसर, कार्निवोर्स का खाना हर्बीवोर्स हो जाएगा, और इस तरीके से एनर्जी का भी फ्लो होता है। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। अब ये जो फूड चेन बनी है, ये फूड चेन बन रही है, जो फूड वेब बनता है, ये सब क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, मतलब हर कोई किसी पे डिपेंड है। ये इस पे डिपेंड है और ये इस पे डिपेंड है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। सही बात है। अगर हर्बीवोर्स के अंदर जो भी एनर्जी होगी, क्या वो ऑलवेज हर्बीवोर्स के अंदर रहेगी? नहीं, ये एनर्जी यहां से आगे चली जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को? जैसे प्लांट के अंदर जो एनर्जी है वो क्या प्लांट के अंदर रहेगी? नहीं, वो यहां आगे चली जाएगी। तो एनर्जी जो है वो कभी भी ट्रैप नहीं रहेगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो आगे चली जाएगी। The energy trapped by the producer hence is either passed on to the consumer or the organism die. सिंपल है। अगर ये जो प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो एनर्जी है, या तो ये हर्बीवोर में चली जाएगी, या फिर ये प्लांट अगर डाई कर जाएगा, मर जाएगा अगर ये प्लांट, तो फिर क्या होगा? ये जो एनर्जी है ये कहाँ चली जाएगी? डीकम्पोजर्स में। ठीक है, डीकम्पोजर्स जो होंगे उनमें चली जाएगी। ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डिट्रिटस फूड चेन या वेब। तो क्या बोला यहाँ पे? अगर कोई भी प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? डिकम्पोजर्स में चली जाती है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि डेड प्लांट या एनिमल है उनकी बॉडी को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं उसका, तो उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वहां से शुरू होती है डिट्रिटस फूड चेन या फिर वेब। ठीक है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हमने पढ़ा था, फॉर देयर फूड नीड। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो। ये सब हमने पढ़ रखे हैं। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और they are produce they are called secondary consumers। जैसे कि इस केस में अगर हम देखेंगे, प्लांट तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर्स हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और कार्निवोर्स क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। लाइकवाइज यू वुड हैव टर्शियरी कंज्यूमर टू। अब इसके बाद भी अगर कोई एनिमल जो इसको खाता होगा वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स। सही बात है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो ऑलवेज क्या होगा? हर्बीवोर होगा, क्योंकि हर्बीवोर ही किसको खाते हैं? प्लांट को खाते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब देखो, some common herbivores are insects, birds and mammals in the terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem। तो कुछ कॉमन जो कॉमन हर्बीवोर्स होते हैं वो इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं, और एक्वेटिक में कौन रहते हैं? मोलस्क। अब व्हाट आर मोलस्क? मोलस्क क्या होते हैं? सेकेंड लार्जेस्ट फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स का ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइला है, और पहला कौन है? पहला है आर्थ्रोपोड। ठीक है। तो मोलस्क के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे ऑक्टोपस आ जाता है, जैसे स्नेल आ जाते हैं। ठीक है। द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स।
अब जो कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोलते हैं, सही बात है, और करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे इनको। दो सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलेंगे इनको। Those animals that depend on the primary carnivores for food are labeled secondary carnivores. ये समझ में आ रहा है ना चीजें? देखो मैं फिर से बोलता हूँ, क्या बोला उसने? द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स, जो इन हर्बीवोर्स को खाएगा वो क्या होगा? कार्निवोर होगा, या उसको प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं, और उसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ये हर्बीवोर, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे दिया भी है यार, कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ मैं? देखो ना, ये प्रोड्यूसर है, ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? ये गोट खा रही है, तो गोट क्या हो गई? हर्बीवोर हो गई, है ना? और ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी। और गोट को मान लो यहाँ पे मैन खा रहा है कोई, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन GFC इज डिपिक्टेड बिलो। तो ये क्या है? एक ग्रेजिंग फूड चेन है। देन द डिट्रिटस फूड चेन DFC बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। देखो, जब भी कोई जो प्लांट एनिमल, जब ये डेथ हो जाती है इनकी, तो कौन सी चेन शुरू होती है? डिट्रिटस फूड चेन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो डिट्रिटस फूड चेन में कौन आ जाते हैं? डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनमें एग्जाम्पल है फंगी एंड बैक्टीरिया मेनली। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रिटस। तो जैसे कि यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, वो मर गया अब, ठीक है, प्लांट जो है वो खत्म हो गया, तो ये प्लांट जो है ना, अब इसका प्लांट का डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब प्लांट ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको कौन करेंगे? डिकम्पोजर्स करते हैं इसको खत्म, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि प्लांट को क्या करेंगे? यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, उसका ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेंगे। तो जो प्लांट की एनर्जी है वो किस में चली आएगी? इन डिकम्पोजर्स में चली आएगी। These are also known as saprophytes. तो what are saprophytes? Saprophytes ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या हो गए? सैप्रोफाइट्स। डिकम्पोजर सिक्रीट्स, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल्स को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम। तो सिंपल है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को? वो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिनकी मदद से क्या होता है ना, ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट या डेड एनिमल के अंदर, वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक मतलब पानी वाला जो इकोसिस्टम है, GFC इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो। इंपॉर्टेंट है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ना, उसमें मेजरली जो एनर्जी का फ्लो करने वाला फूड चेन है वो कौन सा है? ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोला? एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी जिस फूड चेन के थ्रू ट्रांसफर होती है या फ्लो होती है, वो होती है ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे क्या होंगे? छोटे छोटे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करेंगे, फिर उनको कंज्यूम करेंगे दूसरे जो हर्बीवोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through GFC. Important. ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक फूड चेन में मेजरली एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? GFC के थ्रू। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसके थ्रू होता है मेजरली? बाय द डिट्रिटस फूड चेन, DFC के थ्रू, एज कंपेयर टू GFC, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है ना, देखो, कोई भी जब ऑर्गेनिज्म डेथ करेगा तो वो किस चेन में चले जाएगा? डिट्रिटस फूड चेन में चले जाएगा ऑब्वियसली। तो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो इसी के थ्रू क्या होगी? फ्लो करेगी। डिट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। अभी जो डिट्रिटस फूड चेन है ना, ये ग्रेजिंग फूड चेन से भी जुड़ी रहती है कुछ लेवल्स पे। जैसे सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल। देखो, एक तो क्या होता है? प्रे, और एक होता है प्रीडेटर, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द DFC आर प्रे। तो DFC, डिट्रिटस फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो तो हो जाएंगे प्रे, ठीक है, और GFC में जो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रीडेटर। मतलब
ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसको खाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों जो फूड चेन है ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। क्लियर। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स जैसे कि कॉकरोच, क्रू आर ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो कि हर्बीवोर्स भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। तो कहीं पे ये कहीं पे क्या करेंगे, ये कहीं पे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे और कहीं पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को, कहीं पे ये प्लांट को खाएंगे, कहीं पे ये किसी एनिमल को खाएंगे। ठीक है, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन मेक इट अ फूड वेब। तो कई सारे जब फूड चेन आपस में मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। जुकाम लग गया है यार, चलो देखते हैं अब आगे। ऑर्गेनिज ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज। तो क्या बोला, ऑर्गेनिज ऑक्यूपाई अ प्लेस। ऑर्गेनिज क्या करते हैं ना, ऑक्यूपाई करते हैं एक प्लेस को इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर क्यों है, क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्राइमरी कंज्यूमर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर क्यों है, बिकॉज वो प्लांट को खा रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग रिलेशनशिप उनको अलग अलग प्लेस पे रखा जाता है। जैसे अभी हम आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे ना फूड चेन में कुछ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। वो ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर जो ऑर्गेनिज रखे जाते हैं वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं कि उनका खाना क्या है, ठीक है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर ही तो आएंगे ना, क्योंकि शुरुआत तो उन्हीं से हो रही है। फिर आएंगे हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, वो किस में आएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। फिर कार्निवोर जो होंगे जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। ठीक है, इसका हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो फिगर 14.2 को अगर देखेंगे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है भाई, प्लांट्स ही होंगे। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ गए। तो इसमें क्या क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये तो एक्वेटिक में हो जाएंगे। फिर ग्रास और ट्रीज हो गए। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हर्बीवोर्स आ जाएंगे, जैसे कि जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर एंड काउ। तो जैसे जू प्लैंक्टन इसको खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को। फिर ग्रास हॉपर किसे खाएगा भाई, ये खाएगा ग्रास को, और काउ किसे खाएगी, टाइगर को। तो इस तरीके से क्या होगा, ये कनेक्टेड है सब में। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोर्स आ जाएंगे और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे, जैसे मैन और लायन आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला यहाँ पे, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। देखो है इसको, ये ट्रॉपिक लेवल है, फिर एक ये ट्रॉपिक लेवल, ये और ये ट्रॉपिक लेवल है। ऐसे जब भी एनर्जी का फ्लो यहाँ से ऐसे हो रहा है ना ट्रॉपिक लेवल में, तो ये एनर्जी का फ्लो जब ऐसे होता है ना, तो एनर्जी ना धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। मतलब इस ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है उतनी यहाँ नहीं होगी, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ नहीं होगी। मतलब यहाँ से ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या होती है, लॉस भी तो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है ना, हीट की फॉर्म में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डिट्रिटस और डेड बायोमास, है ना। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, एक मिनट यार, तो गड़बड़ हो गई। तो लास्ट में आ गए हम सीधे। 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पे थे हम, है ना। तो क्या बोला उसने, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो क्या हो जाता है, वो डिट्रिटस में कन्वर्ट हो जाता है या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर्स। सही बात है, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास है उसको कौन कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूम करते हैं डीकम्पोजर्स, उसको डीकम्पोजर्स खा जाते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। तो अगर यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए या एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड है, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, इधर का जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड है, ये वाला जो है ये अपने से नीचे ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड है फूड के लिए या एनर्जी के लिए।
ईच ट्रॉपिक लेवल हैव सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम एज ए स्टैंडिंग क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि हर एक जो ये ट्रॉपिक लेवल है ना, इसमें कितना बायोमास प्रेजेंट है, इसमें कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि ये हम लेते हैं प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर मतलब प्लांट या ग्रास जो भी है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो कितना है, प्लांट कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइम का स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा वो। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो ट्रॉपिक लेवल है, इस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना बायोमास है, कितना लिविंग मैटर है, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप को। तो स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा प्लांट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? अगर इधर किसी और इकोसिस्टम में हम लेंगे प्रोड्यूसर या जो प्लांट होंगे वो कम है, तो यहाँ का स्टैंडिंग क्रॉप कम होगा। ठीक है? द बायोमास ऑफ स्पीसीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। अब क्या बोला यहाँ पे, जो बायोमास होता है ना स्पीसीज का, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन अ टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। अब देखो, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। दो टाइप के वेट होते हैं, एक होता है फ्रेश वेट और एक होता है ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब क्या है, जैसे कोई किसी की बॉडी है, ठीक है, किसी एनिमल की बॉडी है, उसका एक ड्राई वेट होता है और उसका एक फ्रेश वेट होता है। फ्रेश वेट का मतलब है कि उसके अंदर जो लिक्विड होगा, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा, उसको भी गिना जाएगा, तो वो होगा फ्रेश वेट। ड्राई वेट क्या होगा, जब उसकी बॉडी पूरी सूख जाएगी तो वो कहलाएगा ड्राई वेट। ठीक है? तो जब भी आपको बायोमास को मेजर करना रहता है ना किसी स्पीसीज का, तो वो आप फ्रेश वेट में कर सकते हो और ड्राई वेट में भी कर सकते हो। बट ऐसा माना जाता है कि जब भी बायोमास को आपने मेजर करना है तो ड्राई वेट में ही करना है, क्योंकि ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? बिकॉज ड्राई वेट जो होता है ना, वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है। सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उससे क्या होगा, फ्रेश वेट तो चेंज होता रहेगा, बट ड्राई वेट कभी भी चेंज नहीं होता है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो transfer of energy follow 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या बोला यहाँ पे, जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, ये ट्रॉपिक लेवल में बना रहा हूँ। ठीक है? मान लो ये मैंने ऐसे 4 ट्रॉपिक लेवल बना दिए। यहाँ पे ऑब्वियसली प्रोड्यूसर होंगे, घास वगैरह होगा, फिर यहाँ पे आपको पता है क्या क्या होगा। ठीक है? वो क्या कह रहा है, जब यहाँ से एनर्जी इधर जाती है ना और यहाँ से यहाँ जा रही है, या एनर्जी का जब ये फ्लो होता है, तो सिर्फ क्या होता है, यहाँ जो टोटल, इधर जो टोटल एनर्जी है, इधर जो टोटल एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो जो 10% एनर्जी गई, उसका भी 10% आगे जाएगा। समझ रहे हो ना? 10% का भी 10%, मतलब बहुत ही कम हो गया। फिर इस 10% का भी जो एनर्जी है वो 10% आगे जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी जो होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी जो होती है यहाँ पे लॉस भी होती है। ठीक है? समझ रहे हो बात को? जैसे सबसे नीचे ट्रॉपिक लेवल में टोटल जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो भी है उसका सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगा। ठीक है ना? फिर ये जो 10% गई यहाँ पे, इसका भी 10%, मतलब इसका 10% तो और कम हो गया, वो ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाले को तो बहुत ही कम क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसीलिए ऊपर वाले को ज्यादा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा खाना खाएगा थोड़ी तो एनर्जी मिलेगी ना, तो उसको ज्यादा खाना पड़ता है। अब हमारा वो क्या समझा रहा था, वो कह रहा था ज्यादा ऊपर तक ट्रॉपिक लेवल नहीं होते। क्यों? क्योंकि अब 4 ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे मैंने बना दिए। अब अगर आप यहाँ पे 5वां ट्रॉपिक लेवल भी बनाने लगोगे तो एनर्जी तो ऊपर बहुत ही कम हो गई ना, तो एनर्जी तो ऊपर प्रेजेंट है ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं, तो ऊपर कोई भी ट्रॉपिक लेवल इसीलिए नहीं होता है। नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कम रहते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे जाते हैं तो एनर्जी तो कम होती जाती है। Okay, in nature it is possible to have so many levels: producer, herbivores, primary carnivores, फिर secondary carnivores in the grazing food chain.
अब हम इसको नीचे देखेंगे, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल हो गए इतने सारे जो हैं, देखते हैं यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले सूरज है, रुक जाओ अब, अरे तो चलता ही जरा, अरे वेट 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 वेट, क्या हो रहा है। बस, जो ये सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मतलब कि प्लांट्स को मिलेगी, ठीक है। प्लांट से किसको मिलेगी, जो उसे खाएंगे। तो कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, फिर यहाँ से ये जो ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, बट हीट की फॉर्म में भी ये लॉस होता जा रहा है। इसी तरीके से क्या होगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और सब में क्या हो रहा है, हीट की फॉर्म में जो है वो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एंड प्लीज़ यार, जो मैंने शुरू में बोला था ना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़, और बिना डाउनलोड करे ऑनलाइन देखें वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट यार, मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड बाय बाय।